इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN1 और SN2 की बेसिक बातें बता दी थी। आज हम लोग SN1 और SN2 जिसको हम कहते हैं एक अणु नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और SN2 को कहते हैं द्वि अणु नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में समझते हैं। उससे पहले हम दो तीन चीज़ों को जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो SN1 होता है, SN1 हमेशा तृतीयक एल्किल हैलाइड से बनता है। ये किससे बनता है? हमेशा तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है? ये मान लीजिए कोई कार्बन है जो Cl से जुड़ा है, तो ये क्या एक हैलोजन परिवार है, हैलोजन परिवार का तत्व है। और ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन अलग अलग तीन एल्किल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप से जुड़ा है। तो ये वाला जो कार्बन होगा ये वाला, इसको हम कहते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और इस स्टेज में SN1 के स्टेज में ये जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है ये हमेशा SN1 अभिक्रिया देता है। क्यों? क्योंकि ये दो चरण में समाप्त होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी अभिक्रिया किसी OH माइनस से कराते हैं तो OH माइनस क्या है? एक नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले ये अभी OH माइनस रिएक्शन न करके ये वाला जो स्टेप है इसमें से ये Cl माइनस निकलता है, और ये जब Cl माइनस निकल जाता है तो ये बनता है कार्बन आयन का निर्माण करता है। ये CH3 और यहाँ पे प्लस कार्बन आयन का निर्माण करता है, और इसके साथ में ये Cl माइनस निकल जाता है। ये वाला जो स्टेप है इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती। ये हमारा मध्यवर्ती स्टेप है। और ये वाला जो मध्यवर्ती होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन आयन का निर्माण हो रहा है, ये हमारा क्या है? कार्बन आयन, क्योंकि कार्बन में प्लस चार्ज है तो यहाँ पे कार्बन आयन का निर्माण हो रहा है। और ये वाला जो स्टेप है ये तो हमारा चरण था फर्स्ट, मतलब स्टेप फर्स्ट था। दूसरे स्टेप में चरण 2 में क्या होता है? दूसरे स्टेप में ये वाला जो कार्बन आयन है CH3 और ये जो प्लस चार्ज है ये इस OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल जिसको नाभिक रागिक कहते हैं इससे रिएक्शन करता है, और हमको ये तीव्र रिएक्शन करता है। किस तरह से? तीव्र रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है? ये धीमा होता है। जब कार्बन आयन का निर्माण होता है तो उस समय ये जो रिएक्शन होता है ये धीमा होता है, और ये जब कार्बन आयन का निर्माण कर लेता है मध्यवर्ती के रूप में तब जाके OH माइनस से रिएक्शन करता है, और बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, और उसके बाद हमें उत्पाद के रूप में CH3 और OH प्रदान करता है। और यहाँ पे हमारा नाभिक रागिक जाके प्रतिस्थापित हो जाता है, OH जाके जुड़ जाता है। ये दो स्टेप में समाप्त होता है। चरण 1 जिसमें मध्यवर्ती कार्बन आयन का निर्माण होता है, चरण 2 में जाके ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके और में नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। SN1 में क्या था? SN1 में जो हमारा अभिक्रिया है वो एक पद में समाप्त होता है और ये एक संक्रमण अवस्था देता है। कैसे? अगर इसमें हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा CH3 है ये हमेशा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। SN2 किस में देता है? SN2 हमेशा तृतीयक एल्किल हैलाइड न होके 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। तो SN2 अभिक्रिया जो भी होती है ये 1 डिग्री, या आप ये कह सकते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और ये हमारा 3 डिग्री, आप तृतीयक लिखें या 3 डिग्री लिखें, 3 डिग्री ज़्यादा आसान है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से SN1 का निर्माण होता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से SN2 का निर्माण होता है। 1 डिग्री क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन से जो हमारा क्लोरीन जुड़ा है ये तो हैलाइड ग्रुप हो गया, इससे इस हैलाइड ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उससे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है। CH3 में कार्बन क्या है? एक, उसके बाद कहीं भी आप कार्बन नहीं देख रहे हैं। तो इस प्रकार की जो हमारे पास ग्रुप होते हैं उसको कहते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ग्रुप।
अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ग्रुप आपको बनाना होता तो क्या करते, यहाँ पे एक और CH3 जोड़ देते, H को हटा के CH3 जोड़ देते तो ये हमारा 2 डिग्री होता है, क्योंकि हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपने अगल बगल 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो हम यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो ये H होगा। और ये किससे रिएक्शन करता है, किसी न्यूक्लियोफाइल OH माइनस से रिएक्शन करता है। तो जब ये रिएक्शन करता है तो हमें किस तरह से रिएक्शन प्राप्त होता है उसको देखते हैं। ये वाला जो OH माइनस है ये आके इसके पीछे से अटैक करता है, तो यहाँ पे कौन सा अटैक होता है, पश्च आक्रमण होता है। यहाँ पे पश्च आक्रमण होता है और इसमें से जैसे जैसे आके OH माइनस इसमें जुड़ता है, Cl माइनस वैसे वैसे बाहर निकलता है, तो हमारा जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। ये हमारा OH माइनस हो गया, ये हमारा Cl माइनस बाहर निकलता है, और ये हमारा हो गया H, और एक हो गया H। यहाँ पे हमारे 2 H थे तो ये 2 H हो गया, और ये वाला जो OH माइनस है ये पीछे से आके इसमें आक्रमण करता है तो ये Cl बाहर निकलता है। जब ये Cl बाहर निकल जाएगा तो OH जाके जुड़ जाएगा, तो ये हमारे कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होगी, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती ही है। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं, ये जो है इसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था ये हमने आपको SN1 और SN2 की बेसिक बातें हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक, इसमें जो दूसरा आता है ये तो हमारा पहला था। ये दूसरे की बात करें, अगर दूसरे इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें क्या था कि इसका जो वेग होता है, वेग एक कांस्टेंट होता है, और इसमें जो निर्भर करने वाला वेग किसके ऊपर निर्भर करता है, तो इसमें सिर्फ RX के ऊपर निर्भर करता है। इसमें OH माइनस या NU माइनस, OH माइनस को हम NU माइनस अगर लिखते हैं तो ये NU माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पे NU माइनस या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इसकी जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होती है वो धीमे पद से लिखी जाती है। रिएक्शन कभी भी तेज पद से नहीं लिखा जाता है, मतलब तीव्र पद से नहीं लिखा जाता है, धीमे पद से लिखा जाता है। और धीमे पद में OH माइनस कोई भी रिएक्टेंट के रूप में कार्य नहीं कर रहा है अभी ये सिर्फ कार्बन आयन का निर्माण हो रहा है। तो इसका जो वेग है वो RX के ऊपर सिर्फ निर्भर करता है। इसके एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड होने के कारण, क्योंकि RX में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आएगा ये वाला, तो इस पे डिपेंड होने के कारण इसको हम कहते हैं SN1। और इसमें जो वेग होता है, इसका जो वेग होता है वो KRX और NU माइनस। NU माइनस आप OH माइनस भी ले सकते हैं, चाहे तो आप Cl माइनस, Br माइनस, CH3COOH माइनस, Cl माइनस, ये सब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो वेग है इसमें 2 पद है, एक RH और एक NU माइनस। इसकी अभिक्रिया का जो वेग होता है इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इसको SN2 बोलते हैं। SN2 मतलब ये जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये द्वि अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट के रूप में 2 हमारे पास पदार्थ यूज हो रहे हैं, एक RX और एक NU माइनस। ये हमने आपको बता दिया। तीसरा स्टेप ये आता है, ये हमने दोनों बातें आपको पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। अब इससे हम इसके एडवांस पोर्शन को देखते हैं। इसमें तीसरा बात क्या आता है, तीसरा आता है इसमें पश्च आक्रमण संभव नहीं है, अभी हमने देखा। इसमें पश्च आक्रमण संभव है, वो क्या है उसको देखते हैं। तो इसमें जो पश्च आक्रमण है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें, इस वाले में जो पश्च आक्रमण है, पश्च आक्रमण है संभव है। ये क्यों, अब इसको देखते हैं। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी। देखिए इसमें जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है और इसमें जो एल्किल हैलाइड है, इन दोनों को ध्यान से देखिए। इसमें अगर ये OH माइनस इसके ऊपर रिएक्शन करने आएगा, अगर इस क्लोरीन को हटाने आएगा, उससे पहले आप इसको, इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक जो कार्बन है वो 3 CH3 से इक्वली जुड़ा हुआ है।
तो इसलिए इसकी जो त्रिविम बाधा होगी, मतलब इसके जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही क्रिटिकल होगा, इसलिए ये OH माइनस इधर से जाके इस पे जुड़ नहीं पाता है। जुड़ता कब है? जब यहाँ से Cl निकल जाता है और यहाँ पे कार्बन आयन का निर्माण हो जाता है, तब जाके OH माइनस जुड़ता है। तो पश्च आक्रमण पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इस पे त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा है। आप वैसे भी देख सकते हैं कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो C, यहाँ पे C और यहाँ से फिर 3 H जुड़ा है। ठीक, फिर अगर यहाँ से हम बात करें तो ये हमारा C, इसके साथ भी हमारा 3 H जुड़ा है। फिर यहाँ से अगर बात करें तो ये हमारा H और H, और उसके बाद यहाँ पे Cl है। तो इसका जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बहुत ही क्रिटिकल है एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें देखिए एक हमारा कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक Cl, और इससे जो कार्बन जुड़ा है उसमें सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन है। तो क्रिटिकल संरचना किसकी है? इसकी या इसकी? तो इसकी, इसलिए इसमें जो है वो पश्च आक्रमण पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें पश्च आक्रमण पॉसिबल है। और इसी त्रिविम बाधा के कम होने के कारण ये जो OH माइनस है ये बहुत ही आसानी के साथ इस पे जाके और पीछे से अटैक कर लेता है। तो SN2 में पश्च आक्रमण पॉसिबल है, SN2 में पश्च आक्रमण पॉसिबल नहीं है। कारण क्योंकि एल्किल हैलाइड की जो त्रिविम बाधा है वो 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा होती है, और एल्किल हैलाइड की जो त्रिविम बाधा है वो 1 डिग्री में बहुत ही कम होती है। अब हम समझते हैं SN1 और SN2 में क्रिया कारक की संरचना, मतलब जो हम रिएक्टेंट के रूप में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ले रहे हैं, अब उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो हमारा जो चौथा स्टेप है वो है क्रिया कारक की संरचना। क्रिया कारक की संरचना, क्रिया कारक के रूप में हम 3 एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। एक एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो ये हमारा CH3 और ये हमारा Cl हो गया। ये हमारा क्या है? ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक, उसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में जो हमारा कार्बन होगा ये जिस क्लोरीन से जुड़ा होगा या जिस हैलाइड परमाणु से जुड़ा होगा वो वाला कार्बन अपने अगल बगल के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा, 2 CH3 परमाणुओं से जुड़ा होगा। तो ये होगा हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। उसके बाद हम बात करते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सब कोई जानता है। अब बात ये आती है कि इसमें हम किधर से किधर चलें, क्रिया कारक की संरचना तो यही है। अब बात ये आती है हम किधर से किधर चलें तो हमको SN1 अभिक्रिया मिलेगी, और किधर से किधर चलें तो SN2 अभिक्रिया मिलेगी। तो आपको पता है कि जिधर त्रिविम बाधा कम रहेगी, SN2 में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड था, उसमें त्रिविम बाधा कम थी, तो जिसमें त्रिविम बाधा कम रहेगी उससे आपको SN2 अभिक्रिया मिलेगी। तो यहाँ पे त्रिविम बाधा ज़्यादा है, उससे कम यहाँ पे है, उससे कम यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 है, यहाँ पे 3 CH3 है, यहाँ पे 1 CH3 है। तो जब आप इधर से इधर की तरफ जाएंगे, तो आपको SN2 ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि इधर की तरफ त्रिविम बाधा कम हो रही है, त्रिविम बाधा कम हो रही है। ठीक, इसके अपोजिट आपको SN1 अभिक्रिया कब मिलेगी? जब त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी, पश्च आक्रमण नहीं होगा, वहाँ पे आपको मध्यवर्ती का निर्माण होगा, मध्यवर्ती से आपका मध्यवर्ती ग्रुप में आपका कार्बन आयन का निर्माण होगा। तो क्रिटिकल संरचना आपको मिलेगी कहाँ? मतलब त्रिविम बाधा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? तो यहाँ पे सबसे कम है, उससे ज़्यादा यहाँ पे, उससे ज़्यादा यहाँ पे। तो जब आप, ये था हमारा इधर से इधर का योग, जब आप इधर से इधर आएंगे, ठीक, तो इधर आने पे आपको SN1 अभिक्रिया ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि त्रिविम बाधा ज़्यादा है। तो यह है क्रिया कारक की संरचना। जब आप क्रिया कारक यही तो है हमारे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड।
तो आप देख रहे हैं कि जो क्रियाकारक की संरचना होती है SN1 और SN2 देने की, वो भी इनके त्रिविम बाधा के ऊपर डिपेंड करती है कि सबसे ज़्यादा त्रिविम बाधा किधर रहेगा, सबसे कम त्रिविम बाधा किधर ज़्यादा या कम किधर रहेगा। उस हिसाब से ये SN1 और SN2 अभिक्रिया को देता है। अब बात आती है इसके पांचवें प्रॉपर्टी की, वो है निर्गमित समूह या हैलाइड आयन की प्रकृति। ठीक, अब बात आती है निर्गमित समूह या हैलाइड आयन की प्रकृति के बारे में अब समझते हैं कि SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया में कब कौन सा रिएक्शन बहुत ही तेजी के साथ होगा। निर्गमित समूह कौन सा होगा, मतलब तेजी के साथ कौन सा हैलाइड परमाणु निकलेगा, और तेजी के साथ कौन सा हैलाइड SN1 और SN2 अभिक्रिया देगा। तो आपको एक चीज पता है क्या कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी हमारे पास निगेटिव होते हैं। इसमें इसका इतना छोटा स्ट्रक्चर होता है, इसका इससे थोड़ा बड़ा होता है, इस Br माइनस का इससे और बड़ा होता है, इस आयोडीन माइनस का इससे और बड़ा होता है। ये हमने आपको पहले भी बताया था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं इसकी परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण इसका ऑर्बिटल बढ़ता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ऑर्बिटल बढ़ने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक, अब बात ये आती है कि अगर हम R को सभी जगह एक जैसे ले लें इसके साथ रिएक्शन कराने में, क्यों? क्योंकि यही तो हमारे न्यूक्लियोफाइल है, यही तो निर्गमित समूह है जो बाहर निकलेंगे या जुड़ेंगे किसके साथ, हैलाइड आयन की। हैलाइड आयन, तो हैलाइड आयन यही है, हैलाइड आयन के रूप में यही ले रहे हैं। तो इनकी प्रकृति क्या है, जुड़ने और बाहर निकलने की। अब उसको समझते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम 4 लिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनको हम सबके साथ R को कॉमन रख रहे हैं। यहाँ पे R हम किस रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, फ्लोरीन। R का हम किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन। R का हम किसके साथ, ब्रोमीन। और R का हम आयोडीन के साथ करा रहे हैं, R का आयोडीन। ये हमारे पास 3 एल्किल हैलाइड है, एक RF, RCl ये RF माइनस होगा, या आप माइनस को हटा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा RF होगा, Cl हो गया, Br हो गया और Ri हो गया। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक चीज कॉमन लिया है, क्या? इसमें और इसमें, इन चारों में हमने R को एक ही लिया है। तो R के रूप में आप क्या हो सकता है, R के रूप में यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप, CH3 ले सकते हैं। तो CH3 जो होगा वो तीनों के लिए एक ही CH3 होगा। ठीक, इन तीनों के लिए CH3 एक होने के कारण अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो मान लेते हैं कि R कुछ इतना बड़ा है, यहाँ पे भी R कुछ इतना बड़ा है, यहाँ पे भी R कुछ इतना बड़ा है, और यहाँ पे भी R कुछ इतना बड़ा है। ठीक, यहाँ पे चारों जगह R एक समान है, आकार में एक समान है। लेकिन जैसे जैसे इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ेगा, जब आप इसमें ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन, जैसे जैसे आपने इसमें इसको जोड़ा तो आप ये पाएंगे कि इसमें सबसे दुर्बल कौन सा होगा, तो सबसे दुर्बल ये होगा। क्यों होगा? सबसे दुर्बल ये होगा। और सबसे मजबूत कौन सा होगा, तो सबसे मजबूत ये होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों आकार समान होने के कारण इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों के पास एनर्जी सेम है। यहाँ पे उससे Cl में थोड़ा सा ज्यादा है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। इसमें Br माइनस इस R से इसकी अपेक्षा में और ज्यादा है तो यहाँ पे और भी कम होगा, और सबसे कम होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा है, एक बहुत बड़ा है, तो इनके बीच में बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही आसान होता है। तो निर्गमित समूह आप जो पढ़ रहे हैं इसमें आप ये समझ जाएंगे कि सबसे पहले इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सबसे पहले कौन सा निर्गमित होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो आयोडीन
सबसे पहले टूटेगा, उसके बाद Br, उसके बाद Cl, उसके बाद F। और यही हैलाइड आयन की प्रकृति है, क्योंकि ये हमारे पास हैलाइड आयन है। हैलाइड आयन की प्रकृति यही है कि कौन इस R के साथ बहुत ही आसानी से टूटेगा और कौन इसके साथ मजबूत बंध बनाएगा। ठीक, अब हम समझते हैं कि SN1 और SN2 में नाभिक रागी की क्या प्रकृति होती है। इससे पहले हमने हैलाइड आयन की प्रकृति के बारे में समझा था कि कौन R के साथ जुड़ेगा, कौन R के साथ निकलेगा, कितना मजबूत उनके बीच में बंध होगा, उसको हमने समझ लिया था। यहाँ पे हमारा जो 6 नंबर का प्रॉपर्टी है वो ये है कि इन SN1 और SN2 पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन की नाभिक रागी का प्रकृति क्या रहेगा। अब हम उसको समझते हैं। तो हमारा ये होगा नाभिक रागी की प्रकृति। अब हमको इसके बारे में समझना है। नाभिक रागी की प्रकृति को समझने के लिए आप ये समझें कि इसका जो वेग होता है, वेग वो क्या होते हैं, K R X, और इसका जो वेग होता है वो क्या होता है कि ये नाभिक रागी की प्रकृति इसके लिए भी है K, ये इसका वेग होता है, वेग बराबर K R X और एक होता है NU माइनस, और यही हमारा नाभिक रागी है। तो नाभिक रागी को हम क्या लिखते हैं, NU माइनस। NU माइनस का इफेक्ट SN1 के रिएक्शन में क्या होगा और NU माइनस का इफेक्ट SN2 के रिएक्शन में क्या होगा। अब इसको समझते हैं। ये बताइए, जब इसके वेग में नाभिक रागी की प्रकृति किसके आधार पर पहचान की जाती है, इसके वेग के आधार पर। तो इसके वेग में जब NU माइनस है ही नहीं, मतलब इसका जो वेग होता है SN1 रिएक्शन का जो वेग होता है उसमें NU माइनस का कोई काम ही नहीं है, ये रिएक्शन में हमको NU माइनस दिख ही नहीं रहा है, तो अब ये तो श्योर हुआ कि नाभिक रागी की जो प्रकृति होगी वो SN1 पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। SN1 पे क्या होगा कि NU माइनस का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो वेग है उसमें NU माइनस का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि SN2 पर नाभिक रागी का प्रभाव पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके वेग में NU माइनस है। तो NU माइनस इसके साथ जब जुड़ता है तो हमेशा एक संक्रमण अवस्था प्रदान करता है और संक्रमण अवस्था के रूप में हमें एक पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे जो NU माइनस है ये इसके वेग में भाग ही नहीं लेता है, मतलब प्रथम चरण में NU माइनस का कोई रोल ही नहीं है। वहाँ पे मध्यवर्ती का निर्माण होता है, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोधनायन का निर्माण होता है। इसलिए हम कहेंगे कि नाभिक रागी की प्रकृति जो होती है वो SN1 में नहीं होता है, मतलब उसका प्रभाव नहीं डाल पड़ता है, और SN2 में जो नाभिक रागी है उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके वेग में इसका जो वेग है वो इसके NU माइनस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक छोटा सा इसके ऊपर टर्मिनोलॉजी था कि क्या नाभिक रागी की प्रकृति SN1 और SN2 के ऊपर प्रभाव डालता है। तो आपने देखा कि इसके पद में, मतलब अभी वेग के पद में होने के कारण SN2 के ऊपर प्रभाव डालता है, इसके वेग के पद में न होने के कारण इसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। अब इसका जो अगला टॉपिक है उसको समझते हैं, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति किसका, SN1 और SN2 के विलायक की प्रकृति के बारे में आप बात करते हैं। विलायक की प्रकृति के रूप में आप कोई ध्रुवीय विलायक ले लीजिए, ध्रुवीय विलायक। ये रिएक्शन हमेशा आपको विलायक की प्रकृति की जांच करने के लिए आपको ध्रुवीय विलायक लेना है, ध्रुवीय विलायक। अब बात आती है ध्रुवीय विलायक क्या होता है। ध्रुवीय विलायक क्या होता है, तो ध्रुवीय विलायक हमेशा आयन के रूप में होता है। जैसे अगर हम बात करें H2O, तो H2O क्या है, H2O एक ध्रुवीय विलायक है। पानी जो होता है एक ध्रुवीय विलायक के रूप में होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास O होता है, O पे पार्शियल नेगेटिव होता है, इसके साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो ये जो हमारा है ये एक ध्रुवीय विलायक है। जब इस ध्रुवीय विलायक के साथ आप
एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं। एल्किल हैलाइड बोले तो एल्किल हैलाइड में आप SN1 का अभिक्रिया लें, SN1 के लिए एल्किल हैलाइड क्या लेते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो जब आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उसमें यहाँ पे कार्बन आयन का निर्माण होता है। SN1 में क्या होता है, कार्बन आयन का निर्माण होता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये जो हमारा C था, ये CH3, ये CH3 था, ये Cl था। यहाँ से ये Cl माइनस निकलता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और कार्बन आयन का निर्माण होता है। और ये वाला कार्बन आयन पॉजिटिव होने के कारण, ये वाला कार्बन आयन पॉजिटिव होने के कारण जब इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को इस ध्रुवीय विलायक में डाला जाता है तो ये वाला जो ऑक्सीजन पे माइनस पार्शियल माइनस चार्ज है ये इसके साथ रिएक्शन करता है। कैसे, अगर मान लीजिए हम दोनों को यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ मान लें, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास CH3 था, ये हमारे पास CH3 था, ये हमारा CH3 था, तो यहाँ से Cl हमने बाहर निकाल दिया है। ये जो हमारा कार्बन आयन का निर्माण हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण और ये निगेटिव चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो विलायक की प्रकृति होती है ध्रुवीय विलायक में किसकी, एल्किल हैलाइड की, वो इसके साथ रिएक्शन करके हमें नया उत्पाद प्राप्त करता है। यहाँ पे OH माइनस जो अभी हमारा नाभिक रागी है वो इसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। इस OH माइनस जो है ये इस कार्बन आयन पे अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। अगर हम बात करें SN2 में तो SN2 में क्या होता है, SN2 में हमारे पास जो 1 डिग्री है CH3 CHCl, ये हमारे पास 1 डिग्री था और इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, इसका रिएक्शन जब आप कराते थे OH माइनस के साथ, किसमें, ध्रुवीय विलायक में। ये भी किसमें हो रहा था, ये भी ध्रुवीय विलायक में। OH माइनस से हमें रिएक्शन कराना था, किसका, इसका। लेकिन ये OH माइनस से पहले रिएक्शन न करके और हमको क्या बनाता था, हमको देता था पहले कार्बन आयन, और ये जो कार्बन आयन है ये इस ध्रुवीय विलायक से रिएक्शन कर जाता था, अभी OH माइनस से रिएक्शन नहीं करता था। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इसको ध्रुवीय विलायक में डालते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को जब आप ध्रुवीय विलायक में डालते हैं और उसमें जो हमारा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल उपस्थित होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक में ये हमारा जो ऑक्सीजन है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये OH के साथ जाके पहले चिपक जाता है। ये जो हमारा OH माइनस आप जो ले रहे हैं, ये जब इस ध्रुवीय विलायक में डाला जाता है तो इसमें बहुत सारे ध्रुवीय विलायक होंगे, एक कण तो होगा नहीं, तो बहुत सारे ध्रुवीय विलायक होंगे, तो उसका ये जो माइनस चार्ज है, OH माइनस चार्ज है, ये इसके पॉजिटिव चार्ज से जुड़ जाता है और इसको चारों तरफ से घेर लेता है। कैसे, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा ऑक्सीजन है तो ये माइनस हो गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और इस तरह से हम ऑक्सीजन बना रहे हैं। और इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। इसके दो जो हाइड्रोजन है वो जाके इसके OH माइनस से जुड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे, ये H पार्शियल पॉजिटिव, 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 ये H पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से सबका जो हाइड्रोजन वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इसके OH माइनस से जाके जुड़ने का प्रयास करता है और ये चारों तरफ से इसको घेर लेता है, चारों तरफ से इसको घेर लेता है। ठीक, ये आप समझ सकते हैं कि ये जो OH माइनस चार्ज है ये इस ध्रुवीय विलायक में ऑक्सीजन पे माइनस पार्शियल माइनस चार्ज होने के कारण ये और ये OH माइनस आपस में जुड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ जाके ऑक्सीजन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसको घेर लेता है और ये इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो ध्रुवीय विलायक है वो आसानी से रिएक्शन तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पे ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दे पाता है, क्योंकि इसका जो
ओ एच माइनस चार्ज है। ओ एच माइनस मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ओ एच जो है वो नाभिक रागी है और इसी के द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न होगी, तभी हमारा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। लेकिन इसको इस ध्रुवीय विलायक के एच पार्शियल और एच पार्शियल के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है और ये रिएक्शन नहीं दे पाता है। ठीक, तो ये था SN1 और SN2 के बारे में डिटेल।